नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का भाग 3 का बचा हुआ अनुच्छेद यानी 31 से लेकर 35 तक। इससे पहले हम लोग 12 से लेकर 30 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का भाग 3 और 31 से लेकर 35 तक। इससे पहले एक बहुत बड़े शायर है जिनका नाम है हबीब जालिब। उनकी एक लिखी हुई बहुत प्रसिद्ध कविता है, जिस कविता का नाम है दीप जिसका मुहल्ला तुम्हें ही जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। ओ जो साए में है मसलहत के पले, ओ जो साए में है मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। ये बहुत बड़ी कविता है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 31 सॉरी, यानी 31 जो था, यानी जो संविधान का जो 6 प्रकार की आज़ादी की बात की गई थी, उसमें जो 6वां था वो था संपत्ति का अधिकार। 7वां जो था संपत्ति का अधिकार था। इसमें कहा यह गया संपत्ति का अधिकार जब दे दिया गया तो भारत सरकार को बहुत सारी चुनौती आ रही थी। यानी जैसे कहीं रोड बनाना हो, यानी पब्लिक, यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र में अगर कोई कार्य करना होता था भारत सरकार को, तो बहुत सारी समस्याएं आ जाती थी। जैसे यदि कहीं रोड बनाना है, जैसे रोड बनाना है, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, हैंडराइटिंग बहुत बढ़िया है हमारा। संपत्ति के अधिकार में इसमें कहा गया भारत सरकार जब कोई भी लोक कल्याण के लिए काम करती है, जैसे कहीं रोड बनाना हो, हाईवे बनाना हो, एक्सप्रेसवे बनाना हो, इसके लिए भूमि अधिग्रहण करना होता था। रोड यानी जैसे लोक कल्याण, जैसे सरकार को रेल बिछाना हो, रेल लाइन, चाहे एयरपोर्ट बिछाना, चाहे मेट्रो बिछाना, नहीं कोई भी सार्वजनिक काम कार्य यदि सरकार को करना है, उसके लिए जमीन सरकार को चाहिए, यह अनिवार्य है। जिसमें क्या अब इसमें कहा गया था कि जो संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकार है। अब इसको डाल दिया गया था मूल अधिकार में। मूल अधिकार, मूल अधिकार में डाला गया था। और मूल अधिकार का ये सिस्टम है, यानी इसका क्रिया ऐसे होती है, जैसे अगर इसमें कहा गया कि अगर मूल अधिकार अगर आपका हनन किया जाता है तब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इसमें। अब इसमें सरकार बहुत परेशान होगा, यानी इसमें जब भी कोई कार्य करना होता था सार्वजनिक तौर पे, सरकार को जब भूमि अधिग्रहण करनी होती थी कार्य के लिए, तो इसमें कहा गया कोई भी लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाता था। और उसमें कहा गया है कि जब मूल अधिकार आपका हनन नहीं हो सकता और सरकार हनन नहीं कर सकती, इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अन्यथा अगर आप स्टेट में है तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इसका प्रावधान किया गया था। यानी जो हाई कोर्ट का जो क्षेत्र है मूल अधिकार में, हाई कोर्ट का जो रिट में, हाई कोर्ट का पावर ज़्यादा है, यानी सुप्रीम कोर्ट से। हाई कोर्ट किसी भी मैटर पर रिट निकाल सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं है। यानी हाई कोर्ट का क्षेत्र बड़ा है और सुप्रीम कोर्ट का कार्य बड़ा है। इसमें कहा गया मूल अधिकार में डाल दिया गया। फिर सरकार बहुत टेंशन में आ गई। फिर इसमें 1973 में केशवानंद भारती केस आता है। यानी जिस केशवानंद भारती हो गए, शंकरी प्रसाद हो गए, यानी जितने भी मामले आ रहे थे सारे जमीन से रिलेटेड आ रहे थे। यानी जो केशवानंद भारती केस, इतना भारत के जो ऐतिहासिक फैसला दिया गया था, इसमें ऐसा नहीं था कि इसमें कोई बहुत बड़ा वो किया गया था। इनका मैटर था जमीन का। ये 7 सन्यासी आदमी थे और इनका भूमि अधिग्रहण किया जाने लगा। केरल के थे ये, और फिर इसके लिए याचिका डाल दिए। अब इनको नहीं पता था कि केशवानंद भारती इतिहास बना रहे हैं। यानी इनको यही नहीं पता था कि जो हम याचिका डाल रहे हैं वो आने वाली समय में भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो जाएगा। यानी एक इतिहास बन गया और आज भी भारत का सबसे बड़ा केस है केशवानंद भारती केस है। और इसमें संशोधन किया गया और इसमें बताया गया कि नहीं, अब इसको ये जो अधिकार है 300 के क में इसको डाल दिया गया था। 300 के क में डाल दिया गया और ये कहा गया कि कानूनी अधिकार बन गया है। कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया।
ये अभी बन गया कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार। और इसमें कहा गया कि नहीं, अब ये जो आपका अधिकार है, अब आप सरकार चाहेगी तो आपसे इसका अब इसको छीन सकती है। यानी छीनने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे छीन लेगी, मतलब है कि अगर सरकार आपसे लेती है तो उसके लिए प्रावधान ये किया गया कि इसमें हर्जाना का प्रावधान किया गया। यानी जो आपका मूल्य होगा, यानी इसमें कहा गया कि जब सरकार किसी भी भूमि का अधिग्रहण करेगी किसी कार्य के लिए, तो उसके लिए आपको एक रकम दिया जाएगा, यानी रेट दिया जाएगा, यानी जो उस खेत का जो मूल्य होगा उसको दिया जाता है। यानी सरकार अपने तरफ से देती है, यानी मार्केट में जो चल रहा होता है रेट से 7 गुना दिया जाता है। यानी जैसे 1 लाख रुपया चल रहा था, सरकार 7-8 लाख रुपया देगी उस खेत का, यानी सरकारी रेट। यानी जो वर्तमान समय में जो जमीन का मूल्य बढ़ा हुआ है भूमि का, इसमें सरकार का दोष नहीं है, इसमें दो पब्लिक का दोष है, क्योंकि सरकार का सरकारी रेट अभी भी कम है। सरकारी रेट 1 लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख है। इसलिए जब भूमि अधिग्रहण सरकार करती है, यानी जब भूमि लेती है सरकार किसी काम के लिए, तो उसमें सरकार बहुत कम पैसा देती है। जैसे मार्केट के 12 गुना 7 गुना रुपया देती है, यानी 1 लाख का है तो आपको 7 लाख रुपया दे देगी। लेकिन वही अगर आप प्राइवेट में बेचेंगे तो 14 लाख 15 लाख, वो तो आपके डिमांड के ऊपर है। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता। इसमें कहा गया, इसमें फिर कानूनी राइट बना दिया कि फिर इसमें हाई कोर्ट जा सकते हैं, फिर इसमें रीट का भी प्रावधान कर दिया गया था। फिर अब इसमें देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32, ये अनुच्छेद 32 इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अनुच्छेद, यानी भारत जितने अनुच्छेद हैं संविधान के अनुच्छेदों में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया गया था उनके द्वारा। यानी उन्होंने कहा था डॉक्टर अम्बेडकर ने कि जो संविधान का अनुच्छेद है पूरे संविधान का महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, यानी इसको महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया था उन्होंने। अनुच्छेद 32 इसमें दिया गया है रीट का अधिकार दिया गया है, रीट का अधिकार। ये भी 5 प्रकार की रीट होती है, इसमें 5 प्रकार की रीट का प्रावधान किया गया था। 5 प्रकार की रीट का प्रावधान किया गया था। इसमें डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहा था। यानी बाबा साहब जो अम्बेडकर साहब थे, अम्बेडकर साहब ने संविधान में ये कहा था कि जो ये अनुच्छेद है पूरे संविधान अनुच्छेद का महत्वपूर्ण अनुच्छेद इसलिए कहा गया था कि इसमें जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें 5 प्रकार की रीट का प्रावधान किया गया है। और इतना ही सच में इतना महत्वपूर्ण अनुच्छेद है कि अब इसके लिए 5 प्रकार के रीट बनाया गया, सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बनाए गए हैं रीट। इसमें कहा गया है कि अगर आपका हनन किया जाता है इसके द्वारा डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, इसलिए इसको महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहा गया। तो इसमें 5 प्रकार का रीट दिया गया है। इसमें पहला दिया गया है रीट अनुच्छेद 32। जो अनुच्छेद 32 है इसमें कहा गया है कि यदि आपका 5 प्रकार के रीट जारी कर, यानी जो सुप्रीम कोर्ट यानी आप जाएंगे आपका मूल अधिकार का हनन होता है, इसमें क्राइटेरिया बनाएगा 5 टाइप का, और इसका जो अगर हनन किया जाता है आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 32 में इसे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अनुच्छेद 226 ये हाई कोर्ट जा सकते हैं, इसमें इसका प्रावधान किया गया था। इसमें पहला कहा गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में पेश करना। यानी इसका इंग्लिश मीनिंग होता है हॉबियस पर्पस। यानी इसका मतलब होता है, इसमें कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को मिटाना पड़ेगा, किसी भी व्यक्ति को अगर आप पुलिस कस्टडी में लिया गया है, पुलिस कस्टडी में लिया गया है तो उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना है। अगर नहीं करते हैं आप, इसका अगर नहीं होता है तो इसके खिलाफ आप याचिका दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट आप जाना चाहते हैं तो अनुच्छेद 32, और हाई कोर्ट आप जाना चाहते हैं तो अनुच्छेद 226 का प्रावधान किया गया, यानी आप रीट दायर कर सकते हैं, इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता है।
इसमें पहला है 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर अगर आप किसी व्यक्ति को हिरासत में लिए हैं, तो किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में, पुलिस हिरासत, सॉरी हिरासत, अगर आप किसी व्यक्ति को, अगर यानी कोई पुलिस है और किसी व्यक्ति को उठा लेती है, तो आप अगर उसको 24 घंटे के अंदर में न्यायालय में, यानी मजिस्ट्रेट यानी न्यायालय के में पेश करना, न्यायालय में पेश करना अगर नहीं किए तो आपके ऊपर रिट जारी कर सकते हैं, जिसको द्वारा सुप्रीम जो न्यायालय होगा जांच कराएगा क्यों नहीं कराया गया। इसमें मूवी बनी हुई है, यानी इसका मीनिंग होता है सशरीर न्यायालय में मतलब हाजिर करना, यानी किसी व्यक्ति को 24 घंटे, यानी पुलिस हिरासत में लेती है 24 घंटे के अंदर। क्या कारण है, बनाया इसलिए गया है, आज भी अभी देश आज़ाद है, फिर भी आज भी कस्टडियल डेथ होता है। अभी यूपी में है और बहुत सारे शहर में, ऐसा नहीं कोई यूपी ही है, हर शहर में होता है, कस्टडियल डेथ हो जाता है, कस्टडियल रेप हो जाता है। इसलिए इसमें कहा गया जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए कहा गया कि जैसे इसमें कहा जाता है न्यायालय में कि अगर कोई महिला है, अगर वो कहती है कि कोई व्यक्ति मेरे साथ रेप किया हुआ है, इसमें जांच से पहले उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कारण यह है कि क्योंकि पुलिस जो है, पुलिस के द्वारा ऐसा काम किया गया है। कोई लड़की थी एक, उसको पुलिस 4-5-6 पुलिस मिल के बंदूक की नोक पे उसका रेप किए, और न्यायालय में कहा, उसके द्वारा कहा भी दिए, धमकी देके कि बोलो कि मतलब हमारा कोई शोषण नहीं हुआ, हमारा रेप वेप नहीं हुआ है। अगर भारत में पुलिस किसी से डरती है तो है न्यायालय, यानी पुलिस डरती है तो जज और वकील से। जज के सामने तो मंत्री कुछ नहीं है। इंदिरा गांधी को बुला लिया गया था, हाई कोर्ट बुला लिया था, उनका बोलती बंद हो गया था। तो भारत में अगर कोई सबसे ज़्यादा पावरफुल है, अगर देखा जाए संवैधानिक रूप से, यानी फैसला देने में, तो जज है। जज के सामने मंत्री का भी नहीं चलता है। और वकील जो पुलिस होते हैं, पुलिस एक ही व्यक्ति से डरते हैं, वो है वकील, अदरवाइज ये लोग नहीं डरते। और न्यायालय नहीं होता तो पुलिस जीने नहीं देती, कस्टडियल डेथ हो जाता है। पुलिस का एक आदत खराब क्या है कि पुलिस जब गरीब आदमी को देखती है ना, तो अच्छा शब्द से बात करती है, जैसे सबको पता है नहीं बोला जा सकता है, गाली के मुँह ये लोग बात करते हैं। और ये भी है, पुलिस का एक और चीज़ है, गरीब आदमी को देखती है, यानी जब पुलिस जब गरीब बस्ती में घुसती है, यानी जैसे SC ST हो गए, यानी चमार हो गए, भर हो गए, यानी जो निम्न जातियाँ हो गए, उन लोगों की बस्ती में जब ये लोग घुसते हैं ना, सीना चौड़ा करके घुसते हैं, अब पूरा बेल्ट तान के, और लगता है कि अब आए हैं हम आतंकवादी को पकड़ने। और यहीं जब ये लोग बड़े 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 नेता के पास जाते हैं, तब पता ही है, इन लोग का नेता भी अच्छा करते हैं। अगर नेता भी ना रहे, लोग कहते हैं कि नेता ना रहे तो पुलिस वो कर देगी, नेता ना भी रहे तो पुलिस आतंक मचा देगी। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है, एक मूवी बनी हुई है, जिस मूवी का नाम है जय भीम। जय भीम की जो पूरी कहानी है इसी आर्टिकल पे है, यानी ये आर्टिकल है 32 पे, और 32 का जो बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी जो हॉबियस कर्पस है, इसी के ऊपर है। यानी इसमें एक राजा कन्नू होता है, यानी जो इजवा होते हैं, और एरुला जनजाति वहाँ पे पाई जाती है केरला की तरफ, यानी तमिलनाडु में, हमको एग्जैक्ट स्टेट नहीं याद है। तो वहाँ पे एरुला और इजवा जनजाति पाई जाती है। तो क्या होता है कि जो एक राजा कन्नू होता है, राजा कन्नू जो मुसहर जाति होती है, स्पेशली मुसहर कहा ही गया है, मूस हरने वाले, मूस को खाने वाली जाति को मुसहर कहा जाता है। तो जो जनजाति होते हैं वो लोग इधर उधर घूम के चूहा पकड़ते हैं। एक दिन क्या होता है कि जो वहाँ के कुलीन वर्ग के लोग होते हैं, उनके घर में एक चूहा आ जाता है, सांप आ जाता है। उस सांप को पकड़ने के लिए बुलाया जाता है राजा कन्नू को, और राजा कन्नू जब जाता है तो सांप तो बचा देता है, लेकिन उनके घर में चोरी हो जाता है। जब वो घर में चोरी होता है तो चोरी का इंजाम लगाया जाता है राजा कन्नू पे, और चोरी का आरोप लगा के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप देखेंगे अजीब लगेगा, ये रियल, मैंने हिस्टोरिकल नहीं है, ये रियल मूवी है, रियल कहानी है। जो जस्टिस कन्नू है, हाई कोर्ट के जज भी रहे हैं तमिलनाडु के, और इस आर्टिकल यानी वो इस मूवी के और इस केस के नायक हैं। और जो केस जब चलता है तो वो 5 लोग जो व्यक्ति होते हैं, पुलिस इतना मार मारती है कस्टडी में, उसका चेस्ट का जो होता है टूट जाता है। ये वो तो छोड़िए, उसकी बीबी को मारा जाता है, उसकी औरत को भी नंगा कर करके मारा जाता है, बहुत सताया जाता है। बाद में जब राजा कन्नू जब आते हैं, राजा कन्नू को जब केस पता चलता है,
राजा सॉरी जो कन्नन होते हैं, जस्टिस कन्नन, उस टाइम वकील होते हैं, उनको द्वारा इस केस को लड़ा जाता है। पता चलता है कि जो गहना चोरी हुआ था, वो चोरी हुआ था, उनके घर के ही लोग चुराए थे। और उसके बाद न्याय मिलता है। न्याय भी क्या मिलता है, पुलिस ले जाकर फेंक दी रहती है, राजा कन्नू को चेस्ट में मारती है, मारने से उसकी मृत्यु हो जाती है। वो भी पेश करने में हालत खराब हो जाता है। जो अपोजिट साइड से जो लड़ रहे होते हैं, वो राज्य सरकार के जो अधिवक्ता होते हैं, वो लड़ रहे होते हैं, फिर भी इस केस को राजा कन्नू जीत जाते हैं। यानी पूरा केस बना हुआ है हॉबियस कॉर्पस पे। और इसीलिए इसमें कहा गया है कि जो अनुच्छेद 32 है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें हॉबियस कॉर्पस का प्रावधान किया गया, यानी आपको कोई सशरीर न्यायालय में पेश करने का प्रावधान किया गया है। इसमें दूसरा आता है परमादेश। परमादेश यानी इसमें कहा गया कि हम आदेश देते हैं, यानी आदेश देने का प्रावधान किया गया। ये सार्वजनिक क्षेत्र में दिया जाता है। दो परमादेश परमादेश यानी इसमें कहा गया है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। आदेश देते हैं। इसमें कहा गया कि हम आदेश देते हैं, यानी इसमें कहा गया कि जो सार्वजनिक अधिकारी है ना, जो सार्वजनिक अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा अगर कोई कार्य नहीं किया जाता है, तो इसको द्वारा जो न्यायालय है उसके द्वारा रीट निकाला जा सकता है, और इसमें उससे पूछा जा सकता है कि तुम ऐसा क्यों नहीं, हम आदेश दे ऐसा क्यों नहीं हुआ। बाकी इसमें अपवाद है, प्राइवेट कंपनियों के ऊपर नहीं जारी किया जा सकता है सब। फिर इसमें तीसरा आता है प्रतिषेध। तीसरा आता है प्रतिषेध। प्रतिषेध इसको कहा जाता है रोकना, यानी हाई कोर्ट के द्वारा लाया जाता है निचली अदालतों के लिए, कोई मामला पेंडिंग होता है तो रोकना। इसमें कहा गया है कि जो अर्ध न्यायिक, इसमें कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों के प्रति, यानी जो उच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के लिए जारी करता है। अगर कोई मामला पेंडिंग है तो इसके लिए पूछने का अधिकार न्याय क्षेत्र के बाहर भी होता है, तो भी इसमें इसका प्रावधान किया गया, यानी जो हाई कोर्ट है इससे सवाल पूछ सकता है। फिर तीसरा चौथा आता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण यानी उत्प्रेषण उत्प्रेषण इसमें कहा गया है प्रमाणित होता है, प्रमाणित होता है, प्रमाणित होता है। इसमें ये भी जो है, ये भी जो राइट्स है, इसमें भी कहा गया है कि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, ये भी अधीनस्थ न्यायालय यानी हाई कोर्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के लिए ही जारी किया जाता है। इसमें दिया गया कि लंबित मामला, यानी जो कोई मामला पेंडिंग है, उसके लिए हाई कोर्ट जो है अधीनस्थ न्यायालयों से पूछ सकती है। यानी जो भारत की जो न्यायालय व्यवस्था की गई है, एक कार्य न्यायालय व्यवस्था की, यानी सर्वोच्च पे है सुप्रीम कोर्ट, उसके अधीन आते हैं हाई कोर्ट, और उसके नीचे आते हैं अधीनस्थ न्यायालय, जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है। फिर इसमें लास्ट आता है अधिकार परीक्षा, पांचवा अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा इसका अर्थ होता है, इसमें कहा गया है कि यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कल्याण के अवैध अनधिकार ग्रहण करने के लिए यानी जारी किया जा सकता है। फिर इसमें बस यही था, पांचवा खत्म हो गया। अभी इसमें शुरू होता है अनुच्छेद, फिर अनुच्छेद आता है इसमें 33, अनुच्छेद 33। इसमें गोपनीयता के बारे में बताया गया है, यानी जो सैनिक लोग होते हैं, यानी जो सशस्त्र बल है, उनकी गोपनीयता के बारे में बताया गया है। जो सरकारी कर्मचारी हैं, इनके लिए बताया गया कि आपका निजता का अधिकार होता है, और आप कोई भी चीज़ कहीं भी नहीं बोल सकते, इसके बारे में बताया गया है। यानी इसमें कहा गया है जो सशस्त्र बल है,
सशस्त्र बल, सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार, यानी जो सशस्त्र बल हैं, जो एजेंसियां हैं, इनके मूल अधिकार के बारे में बताया गया है और इनके प्राइवेसी के बारे में भी बताया गया है। और फिर इसमें आता है अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 34 में आता है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार, मूल अधिकार, यानी जो मार्शल लॉ, इसमें कहा गया कि जो मार्शल लॉ होता है, मार्शल लॉ को जो हमारी, इसमें मार्शल लॉ में एक और चीज़ है कि इसमें न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगी, यानी ये स्वतंत्र है, इसकी अलग अपनी निकाय है, अपना फैसला अलग देता है, जिसके द्वारा इसके बारे में संसद में चर्चा नहीं हो सकती, यानी न्यायालय में, ये न्यायालय आप नहीं जा सकते। यानी जो कोई मार्शल लॉ में अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है, यानी जो आर्मी हो गई, बीएसएफ हो गई, ये लोग पकड़े जाते हैं, इनके ऊपर मार्शल लॉ चला जाता है, ना कि न्यायालय में, यानी पब्लिक, यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला नहीं चलता है, इन लोगों का मामला चलता है मार्शल लॉ में। जैसे थे कोई व्यक्ति, वो बीएसएफ में थे और वो जो खाना खा रहे थे, खराब था दाल, और दाल को दिखा दिए थे, उनके ऊपर मार्शल लॉ लग गया था, उनको हटा दिया गया था। यानी जो हमारी जो आर्मी है, आर्मी जो हमारी है, आर्मी हमारी वो ब्रिटिश तौर पे तैयार की गई थी, यानी जो हमारे जो आर्मी का जो रूल है वो भारतीय रूल नहीं है, वो ब्रिटिश काल में जो बनाया गया था, ब्रिटिश काल में, यानी जो ब्रिटिश काल में जब बनाया गया था, जो आर्मी रूल बनाया गया था ब्रिटिश काल में, और तभी से चला हुआ आ रहा है। तो हमारी जो पूरी जो आर्मी है वो पूरी जो डेवलप की गई है, यानी वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से व्यवस्थित की गई है, भारतीय रूल नहीं चलता, उसी समय का जो रूल चला हुआ आ रहा है, इसलिए इसमें कहा गया है, और ये थोड़ी अलग व्यवस्था इसमें की जाती है। फिर अनुच्छेद 35 आता है। अनुच्छेद 35 कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 35 में यही कहा गया है कि जो मूल अधिकार है ना, मूल अधिकार है, इसका निर्धारण संसद करेगी, और कैसे किसको देना है, किसको कौन से में रखना है, इसका निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा यानी संसद के द्वारा किया जाएगा। यानी इसमें कहा गया है भारत का जो संविधान है, इसमें संसद सर्वोच्च है, यानी संसद जो चाहे वो कर सकती है, इसके लिए संसद स्वतंत्र है। संसद किसी भी कानून में, यानी किसी भी अनुच्छेद में, किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, हटा सकती है, इसके लिए कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, संसद स्वतंत्र है। यानी अभी अनुच्छेद 35 में इसीलिए कहा गया कि जो अनुच्छेद 35 है, जब जम्मू कश्मीर को राइट्स दिया गया था 35A, जो 35A का प्रावधान किया गया था, 35A यानी ए का मतलब बाद में जोड़ा गया था, और इसमें जो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर के बारे में, यानी जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल राइट्स का प्रावधान किया गया था। यानी जम्मू कश्मीर जब हरि सिंह थे, उनके साथ जब विलय पत्र पे साइन की गई, तो उनके द्वारा जो शर्त रखा गया था, तो इस संविधान में कहा गया कि जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार को कहाँ रखना है, कैसे नहीं, कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है, उस 35 में बताया गया, इसीलिए उसमें 35 में संशोधन किया गया था और बताया गया था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कल से भाग 4, यानी डीपीएसपी पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य का नीतिक निर्देशक तत्व। यानी मूल अधिकार में समय ज़्यादा लगता है, और अब धीरे धीरे डीपीएसपी में उतना नहीं लगता है। बाकी हम लोग पढ़ेंगे कल।